बार से यह सामान लेकर आए थे। राजा के प्रश्न के उत्तर में माधो ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई अब सारा सामान खत्म हो गया, अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे ये स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगी। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम माधव है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन सुबह के समय माधो की पत्नी ने अपने पति से कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल जाकर तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है, तो मैंने परसों ही एक कबूतर पकड़ा था, उसे पालतू बनाने के लिए मैंने उसके पर काट दिए। आप तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हो और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। माधो अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। उस दूत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उस दूत को राजा के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो, मैं बहादुरगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ गेहूं के दाने उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। बहादुरगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, चंद्रभान, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बहादुरगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सके। तभी राज दरबार में माधो का आगमन हुआ। माधो ने महाराज को देखकर प्रणाम किया और उन्हें देखते ही माधो समझ गया, अरे यह तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे इसमें माफी की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा और माधो की बात को कोई मंत्री और दरबारी नहीं समझ सका। माधो राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसीलिए वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर माधो को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर माधो ने कहा, तो आपको बहादुरगढ़ के राजा के इस पैगाम ने परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मित्र, अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माधो ने अपने पिंजरे में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया।
कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने आगे बढ़कर सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया। यह देखने के बाद बहादुरगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने माधो से पूछा, एक बात बताओ मित्र, तुम यह कबूतर किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। असल में बात यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से माधो का उपहार स्वीकार किया और फिर कहने लगे, एक बात और बताओ मित्र, तुमने बहादुरगढ़ के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? अरे यह तो बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। बहादुरगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से बंदी बनाने का संदेश भेजा था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। माधो की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश मित्र, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मंत्री जी, माधो के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद माधो राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा। हरिया नाम का एक चमार, वह घर पर ही रहकर मोची का काम करता था। मजूरी कम थी और अनाज महंगा। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काटता था और वह कंबल भी फटकर तार तार रह गया था। पूरे 1 वर्ष से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा कंबल मोल ले। मन मार मार कर उसने 3 रुपये जमा किए थे और 5 रुपये गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, रमा, मैं 5 रुपए गांव वालों से उगा कर लाता हूँ। कितने दिन हो गए, देने का नाम ही नहीं लेते। देखो जी, अगर पैसे मिल जाए तो कंबल जरूर लेते आना। भला इतनी ठंड में एक ही कंबल ओढ़ कर सोना पड़ता है, वो भी फटा हुआ। वह घर से चला और एक किसान के घर जा पहुंचा। किसान तो घर में नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, हरिया, इस समय रुपए मौजूद नहीं, फिर दे दूंगी। फिर वह एक बनिए के घर पैसे उधार मांगने गया। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे, जाओ अपना रास्ता देखो। वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोचने लगा, कितने आश्चर्य की बात है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी पेट नहीं भरता। चलते समय रमा ने भी कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना, अब क्या करूँ, कोई उधार भी नहीं देता। हे भगवान। वह सोचता हुआ मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि जमीन पर कोई आदमी पड़ा है। लगता है किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं, पर मुझे क्या मतलब, ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। वह थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में विचार आया, मैं कितना निर्दयी हूँ, कहीं ये बेचारा भूखा न मर जाए। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर आ गया। वह वापस उस आदमी के पास आ गया और बोला, यह गमछा लो और मेरे साथ चलो। तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ ठंड है, घर चलो। वो आदमी हरिया के पीछे पीछे चल पड़ा। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मैं यह नहीं बता सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, अपने कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। सही कहा भाई, परमेश्वर सबका स्वामी है, परंतु खाने को अन्न और रहने को घर तो चाहिए। तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ ईश्वर ले जाए। हरिया ने सोचा, अवश्य ही इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी है, पर मैं तो कंबल लेने आया था, यहाँ अपना गमछा भी दे बैठा। एक नंगा आदमी साथ है। क्या यह सब देखकर रमा प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। मगर चिंता ही क्या है, दया करना आदमी का परम धर्म है। उधर हरिया की पत्नी विचार करने लगी।
ऐसा ना हो कि बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता। एक बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं। इतने रुपए में तो अच्छा कंबल मिल सकता है। पिछली सर्दी कितनी कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इतने में आहट हुई। रमा बाहर आई। उसने देखा कि हरिया है और उसके साथ एक आदमी है। हरिया का गमछा उसके गले में पड़ा है। उसने समझा कोई ठग है। रमा, यदि भोजन तैयार हो तो ले आओ। रमा झलकर राख हो गई और कुछ न बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रही। क्या बात है, भोजन नहीं बनाया? हाँ, बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कंबल लेने गए थे, मगर यह क्या किया, अपना गमछा भी दूसरों को दे दिया। इस ठग को कहाँ से लाए हैं? यहाँ कोई लंगर थोड़ी चलता है। रमा, अब बस भी करो। बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसे आया। पहले यह बताओ कि रुपए कहाँ फेंक कर आई? यह लो अपने 3 रुपए। गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अब जल्दी से भोजन लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास दुनिया भर के नंगे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो कि यह क्या कहता है। बस बस, पूछ चुकी हूँ। मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी। तुम तो घर खो हो। हरिया ने बहुत समझाया, पर वह एक न मानी और घर से बाहर जाने लगी। पर रास्ते में ही रुक गई और पति से बोली, अगर भला मानस होता तो नंगा न होता। भला तुम्हारी भेंट इससे कहाँ हुई? यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ। यह गांव के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था। भला विचार तो कर, यह मौसम बाहर नंगा बैठने का है। वो तो मैं पहुँच गया, नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता। हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ति पड़ी है। मैं अपना गमछा पहनाकर इसे यहाँ ले आया। देखो रमा, क्रोध मत करो। क्रोध पाप का मूल है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है। रमा कुछ कहना चाहती थी, पर उस आदमी को देखकर चुप हो गई। वह आंखें बंद करके घुटनों पर हाथ रखे मौन धारण के स्थिर बैठा था। रमा ने भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, यह लीजिए, खाइए। रमा की यह बात सुनकर आदमी हंसा। तुम हंसे क्यों और कहाँ से आए हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो फिर मंदिर के पास किस प्रकार पहुँचे? कुछ नहीं बता सकता। क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया? किसी ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है। क्या तुम वहाँ नंगे बैठे थे? हाँ, मैं ठंड के मारे कांप रहा था। हरिया ने मुझे देखकर दया की और अपना गमछा देकर मुझे यहाँ ले आया। तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया। भगवान तुम दोनों का भला करे। रात को जब रमा अपने पति के पास जाकर लेटी तो बातें करने लगी। सुनते हो? हाँ, बोलो रमा। वह आदमी अच्छा मालूम होता है, पर अपना पता क्यों नहीं बतलाता? क्या जानूं, कोई कारण होगा। अनाज तो खत्म हो गया, कल भोजन कहाँ से करेंगे? शायद पड़ोसी से मांगना पड़े। रमा, जिएंगे तो अनाज भी कहीं से मिल ही जाएगा। हम औरों को देते हैं, पर हमको कोई नहीं देता। हरिया ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गया। प्रातः काल हो गया। रमा पड़ोसिन से अनाज मांगने गई थी। अजनबी आदमी भूमि पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था, परंतु उसका मुख अब प्रसन्न था। देखो भाई, पेट रोटी मांगता है और शरीर वस्त्र। आदमी को काम अवश्य करना चाहिए। तुम कोई काम जानते हो? मैं कोई काम नहीं जानता। भाई, अभ्यास बड़ी वस्तु है। आदमी चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? जग्गू। देखो भाई जग्गू, यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो मत सुनाओ, परंतु कुछ काम अवश्य करो। जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो। अच्छा ठीक है भाई, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगा। हरिया ने जग्गू को सूत बांटना, उस पर मोम चढ़ाना, जूते सीलना आदि काम सिखाना शुरू कर दिया। जग्गू 3 दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से मोची का ही काम करता आ रहा हो। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। चारों ओर धूम मच गई कि हरिया का नौकर जग्गू जैसे मजबूत जूते कोई नहीं बनाता। हरिया के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बढ़ गई।
एक दिन हरिया और जग्गू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई। उसमें से एक धनी पुरुष उतरकर झोपड़े के अंदर आ गया और पूछने लगा, तुम में से उस्ताद कौन है? हुजूर मैं। तुम यह चमड़ा देखे हो? हाँ हुजूर। तुम जानते हो यह किस जात का चमड़ा है? महाराज यह चमड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा, मूर्ख कहीं का, तुमने शायद ऐसा चमड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह जर्मन देश का चमड़ा है। इसका मोल 20 रुपए है। भला महाराज ऐसा चमड़ा मैं कहाँ